हे गाइस, वेलकम टू टीएन स्पार्कल एकेडमी। तो आज की ये हमारी तीसरी क्लास है इस एनसीईआरटी सीरीज की, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। ऑलरेडी इसके 2 क्लासेस हमने कंप्लीट किए हैं। तो यदि आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज है ज्योग्राफी की। ठीक है, इसमें जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी के, वो सभी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आज का ये चैप्टर हमारा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो अस ऑन दिस सोशल मीडिया एंड हमारा ऐप भी है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बहुत से टेस्ट प्रैक्टिस या फिर फ्री लेक्चर्स बहुत से आपको मिल जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं? तो इसमें हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो क्या क्या सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है और उससे हमें क्या पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। देन अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, अर्थक्वेक के डिफरेंट टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेव्स जो है अर्थक्वेक में, उसके डिफरेंट टाइप क्या है, शैडो जोन किसे कहते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है, फिर वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है, मेजर टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। ठीक है, तो हमें अर्थ कि जो इंटीरियर है इसके बारे में कहाँ से पता चलता है। ओके, कितने टाइप के सोर्सेस है? तो देखो, 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक है डायरेक्ट सोर्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो हमारी जो अर्थ है ये तो इसकी रेडियस 6370 किलोमीटर है, राइट। तो यहां तक तो हम अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? बिकॉज टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, राइट। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हम इस रेडियस तक या फिर अर्थ के अंदर हम ज्यादा नहीं जा सकते। तो क्या चाहिए हमें? कुछ डायरेक्ट सोर्सेस, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस, जिससे हमें पता चले कि अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर क्या क्या है। ओके, तो ये सब ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ऐसे हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर में क्या है, कौन से मटेरियल है। ठीक है, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, तो ये सभी इसका एनालिसिस हम करते हैं। जो भी मटेरियल हमें मिलते हैं, ठीक है, उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, सो उससे हमें डिटेल स्टडी हम कर सकते हैं। तो देखो, डायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या आएंगे? डायरेक्ट सोर्सेस मीन्स जो माइनिंग होते हैं, माइनिंग एरिया, जैसे कि गोल्ड माइन है। ठीक है, माइन करते हैं मीन्स क्या, खुदाई करते हैं ना हम अंदर अंदर तक, तो वहां से जो भी मटेरियल हमें मिलेगा उससे हमें पता चलता है। तो ये तो डायरेक्टली मिलता है, इसलिए ये डायरेक्ट सोर्स में आता है, राइट। फिर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हम ड्रिल करके जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं। देन वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो से जो लावा बाहर निकलता है उससे भी हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर कुछ तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वाला ये सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म का जो लावा होता है वो अंदर है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है और बहुत से चीजें उससे पता चलती है वोल्केनिक इरप्शन से। तो ये हमें डायरेक्टली मिलते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट सोर्सेस में हम इसे कंसिडर करते हैं। तो ये आ गया हमारा माइनिंग वाला, ये ड्रिलिंग ये ओशन के अंदर ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, ये माइनिंग वाला। और वोल्केनिक इरप्शन से ये जो लावा ऐसे ये बाहर आएगा, ये अंदर से ही आ रहा है ना, अर्थ के अंदर से। ओके, तो ये डायरेक्टली ऐसे बाहर आ रहा है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा या फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तो हम इसे चेक कर सकते हैं, ये स्टडी कर सकते हैं हम कि इसके अंदर क्या है। तो डायरेक्ट सोर्सेस में
द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक दैट वी गेट फ्रॉम द माइनिंग एरिया। ठीक है, माइनिंग से जो भी हमें रॉक मिलते हैं, यहाँ पर ये पूरे ऐसे खुदाई की है, अंदर माइन किया है, ठीक है, तो वहां से कुछ रॉक निकलेंगे। ठीक है, तो वो इजीली जो हमें मिलते हैं वो आते हैं डायरेक्ट सोर्सेस में। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज गोल्ड माइन। ठीक है, माइनिंग गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका, ये 3 to 4 किलोमीटर है, जो कि डीप, सबसे डीप इसे माना जाता है। देन नेक्स्ट इज डीप ओशन ड्रिलिंग, ओशन के अंदर, पानी के अंदर ड्रिलिंग, ये प्रोजेक्ट है। ओके, सो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि अंदर क्या है। ओके, पानी के अंदर, या फिर पानी के अंदर नहीं, अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ के ऊपर ही है ना, वो क्रस्ट के ऊपर ही पानी है। देन तो ये एक फैक्ट है, द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन। ठीक है, जो कि है 12 किलोमीटर डेप्थ, तो ये डीपेस्ट ड्रिल है। और माइन में अगर हम देखें तो ये गोल्ड माइन, ये 3 to 4 किलोमीटर। ओके, सो दिस एंड और भी ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं माइन, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जिससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एट डिफरेंट डेप्थ। देन और क्या आता है डायरेक्ट सोर्सेस में, वोल्केनिक इरप्शन। सो जो वोल्केनिक इरप्शन है, यहाँ से भी हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, जो मोल्टन मटेरियल जिसे हम कहते हैं मैग्मा, तो ये जब अर्थ के अंदर जब होता है तब हम इसे कहेंगे मैग्मा। ठीक है, पर ये जैसे ही अब ये से बाहर आएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा लावा। ठीक है, बाहर जब आता है तो लावा, और जब तक ये इसे अंदर रहेगा तो ये इसे हम क्या कहेंगे, मैग्मा। मैग्मा ये मोल्टन मटेरियल है। ठीक है, मैग्मा इज थ्रोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एंड इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी में हम इसका एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अर्थ के अंदर जाकर मैग्मा निकालना इट इज टू मच डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेस में हमने क्या क्या देखा, माइनिंग, देन ड्रिलिंग एंड वोल्केनो। ओके, तो ये 3 डायरेक्ट सोर्सेस आते हैं। नाउ अभी इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या आएंगे, इनडायरेक्ट मीन्स जो डायरेक्टली हमें अर्थ से नहीं मिलते हैं। ठीक है, दैट इज द इनडायरेक्ट सोर्सेस। सो इसमें आएंगे मीटियोर्स। मीटियोर्स कहां पर, जो एटमॉस्फेयर में आते हैं। ठीक है, जो स्काई में ऊपर जो रहते हैं ऐसे। ठीक है, मीटियोर्स। देन मीटियोर्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर, अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मीटियोर दैट एट टाइम रीच द अर्थ। तो ये ऐसे डायरेक्टली तो अर्थ से हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से हमें नहीं मिलते हैं, पर इसका जो मटेरियल है या फिर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे हम कुछ अर्थ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, सो द मटेरियल and the structure observed in the meteor are similar to that of the earth। तो ये ऐसे सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर है, ऐसा हम कंसिडर करके ये स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दे आर सॉलिड बॉडी डेवलप आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। तो इसलिए ये मीटियोर का हम स्टडी करते हैं, क्योंकि वो भी सॉलिड बॉडी है। ठीक है, जो कि कुछ अलग मटेरियल से जो डेवलप हुई है, जो सिमिलर या फिर सेम हमारे अर्थ जैसे हो सकती है, इसलिए उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं। सो हेंस दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसमें क्या क्या आएंगे फिर, एक तो ये हो गया मीटियोर, देन ग्रेविटेशन, देन मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। ये कुछ इसके वेव्स होते हैं या फिर फोर्स होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, क्योंकि एकदम अर्थ के कोर तक तो हम नहीं पहुंच सकते, राइट। तो उसके लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर सिस्मिक एक्टिविटी या फिर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सब से हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, वो हम इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में आता है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी और मीटियोर तो एक है ही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। तो ये जो हमारी अर्थ है तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा सेम नहीं है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 6 में। तो हर जगह ये सेम नहीं है। जैसे कि ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ज्यादा होता है, कितना होता है ये अगर आपको पता है तो बताओ। पर ये जो है अलग अलग लैटिट्यूड, ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस है। जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ओके, ये ऐसे अलग अलग लैटिट्यूडनल यहाँ पर हमारी लाइंस है। तो हर एक यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिफरेंट होता है लैटिट्यूड पर। इट मीन्स हर जो सरफेस है, ओके, डिफरेंट लैटिट्यूड पर जो भी सरफेस है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ही लिखा है द ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर पोल। पोल, दिस इज अ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रीजन। ठीक है, सो इक्वेटर पे ये कम रहता है एंड पोल पे ये ज्यादा रहता है, राइट। सो दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल। तो यहाँ से ये ऐसा ज्यादा है ना डिस्टेंस, और पोल यहाँ पर ये कम है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस रहता है सेंटर का इक्वेटर से वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू पोल। सो द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मास कितना है इस पर भी ये डिपेंड रहती है ग्रेविटी। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल, ये अलग अलग रहता है विद इन द अर्थ। सो इसकी वजह से इसकी वैल्यू भी डिफरेंट रहती है, इसकी वजह से ये ग्रेविटी डिफरेंट होती है। ठीक है, ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। सो द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फोर्स। तो ये तो है मास ऑफ मटेरियल है, पर और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं और भी बहुत से ऐसे फोर्सेस होते हैं रादर देन ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग अलग होता है। ठीक है, सो दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड ये जो डिफरेंस आता है अलग अलग इसका, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटी एनोमली। ओके, ये जो डिफरेंट रीडिंग आती है, डिफरेंट वैल्यूज आती है, ओके, ग्रेविटी की, इसे हम कहेंगे ग्रेविटी एनोमली। तो इट मीन्स ये जो सरफेस, अलग अलग सरफेस पे एक ही अर्थ पे अलग अलग ये जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, ये जो ऐसे अलग अलग वर्ड है ना, कीवर्ड्स, ये आप कहीं तो ऐसे नोट कर लिया करो। नाउ ग्रेविटी एनोमली से हमें क्या मिलता है, ग्रेविटी एनोमली मीन्स ये जो चेंजेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ओके, जो भी मास मटेरियल जो भी है, जितने भी मटेरियल्स है, उसका मास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, कम है, ज्यादा है क्रस्ट पे। क्रस्ट मीन्स जो अर्थ का जो अपर जो पार्ट होता है उसे हम कहेंगे क्रस्ट, ये जो अपर वाला पार्ट, राइट। देन मैग्नेटिक सर्वे also provide magnetic survey, that is another indirect source. So इससे भी हमें information मिलती है। It also provide information about distribution of magnetic material in the crustal portion. अभी ये जो क्रस्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये अगर एक ऐसा पीस हमने यहाँ पर देखा, ये अर्थ का, ये दिस इज अ क्रस्ट। तो इसमें क्रस्टल पोर्शन में कुछ ऐसे मटेरियल है जो जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ओके, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके बारे में हमें मैग्नेटिक सर्वे या फिर ये जो मैग्नेटिक सर्वे से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके, क्रस्टल पोर्शन में क्या है। एंड डज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे कुछ मटेरियल है, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे अवेलेबल है अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में, ये हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सिस्मिक एक्टिविटी। सो सिस्मिक एक्टिविटी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये हम और भी ज्यादा डिटेल में अभी देखेंगे। तो सिस्मिक वेव्स या फिर सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, ये
इट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक एक्चुअली। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, ठीक है, टाइप्स इसके क्या क्या है, ये अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड मिरर। ये जो सिस्मिक वेव, ओके, सिस्मिक वेव हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओके, जो स्केल होती है रिचर्ड स्केल, उससे, तो इससे हमें अर्थ के इंटीरियर का जो लेयर है उसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, सपोज कहीं पर ये सॉलिड है तो ये जो वेव्स है ये ऐसे चेंज हो जाएंगे। ओके, कहीं पर ये लिक्विड हो सकता है, ओके, तब ये वेव्स चेंज हो जाएंगे, इनका डायरेक्शन में भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से ये हमें पता चलता है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो शेकिंग ऑफ द अर्थ, भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप जो आता है पूरा ये शेक करता है ना ऐसे, इन नेचुरल वर्ड या फिर सिंपल वर्ड में। तो ये एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरली ये होता है। ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। ओके, ये कब होता है, क्यों होता है, बिकॉज कहीं से तो भी एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से वेव जनरेट होते हैं और वो इधर उधर सभी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हैं, इसकी वजह से ये अर्थक्वेक होता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ओके, तो इसकी वजह से फॉल्ट जनरेट होते हैं, फॉल्ट क्रिएट होते हैं। तो अभी फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट यहाँ पर अगर आप देखो इमेज में तो ये ऐसे एक दरार या फिर ब्रेक तो हमें दिखाई दे रहा है, शार्प ब्रेक। ठीक है, सो फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन अ क्रस्टल रॉक। ओके, क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे जो भी रॉक है या तो लैंड में होंगे या फिर ओशन में होंगे। ठीक है, तो उनमें जो भी फॉल्ट होते हैं, ओके, तो वो किसकी वजह से, जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वजह से ये फॉल्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, और ये फॉल्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। ओके, एंड ये जो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, फॉल्ट की वजह से अभी ये मूवमेंट तो चली रही है इधर से इधर या फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये ऐसे मूवमेंट होती रही तो इसमें ये फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, कभी कभी अलग अलग ब्लॉक्स भी इसमें फॉर्म होते हैं, अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर भी फॉर्म होते हैं, कभी कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, कभी कुछ डिस्ट्रक्ट होता है, कि बहुत से ऐसे यहाँ पर इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट की वजह से, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ट्रैवल करती है सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, तो सपोज यहां से अगर ये स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे पूरे ऐसे ये ट्रैवल करेंगे ना सभी जगह। ठीक है, सो यहाँ पर एक ऐसा ये पॉइंट बन जाएगा, राइट, एक ऐसा ये पॉइंट बन जाएगा। सो द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस। इसे हम कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकस। ये है फोकस। ठीक है, और अल्टरनेटिवली इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। एंड जो एनर्जी जो ट्रैवल होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये सरफेस पर भी आती होगी ना, यहाँ पर भी आएगी सरफेस पर। ओके, इट रीच टू द सरफेस। तो यहाँ पर ये सबसे पहले जब आएगी, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा उसे हम कहेंगे क्या, इपी सेंटर। ओके, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड इपी सेंटर। ओके, इट इज, एंड ये जो पॉइंट है इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। जहां पर वेव पहुंची है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होगा सरफेस का उसे हम कहेंगे इपी सेंटर, राइट। एंड इट इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट रहता है ये डायरेक्टली अबो रहता है इसके। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये फोकस है, यहाँ पर ये इपी सेंटर है। ठीक है, फोकस के ऊपर ये एग्जैक्टली इसके से ये ऊपर रहता है। ओके, पॉइंट डायरेक्टली अबो टू द फोकस, इपी सेंटर। तो सरफेस का जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, जहां पर सबसे पहले वेव दिखाई देगी उसे हम कहेंगे इपी सेंटर। और जहां से ये स्टार्ट होगा, कि जहां से एनर्जी रिलीज होगी, अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट होगा, भूकंप जहां से स्टार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकस या फिर
हाइपोसेंटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा फोकस, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, हाइपोसेंटर, राइट। और क्या ध्यान में रखना है, ये जो इट इज डायरेक्टली अबो, फोकस के ऊपर ही रहता है एपिसेंटर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स में हमें ध्यान में रखने हैं। तो जो भी अर्थक्वेक होते हैं, जितने भी अर्थक्वेक होते हैं, ओके, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, लिथ मीन्स क्या, रॉक। ओके, लिथ का मीनिंग ये है रॉक, राइट। सो ये लिथोस्फीयर, जो क्रिस्टल जो पार्ट होता है और थोड़ा सा मेंटल का कुछ पार्ट आएगा, राइट। और क्रिस्ट के नीचे जो होता है वो इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फीयर। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन रहता है अप टू 200 किलोमीटर। अगर हम देखें यहाँ से अंदर ऐसे जाए तो ये रहेगा 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस। ओके, सिस्मोग्राफ से हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया अर्थ के बारे में। तो अब तक क्या क्या देखा हमने, अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है, शेकिंग ऑफ अर्थ जिसे हम कहेंगे अर्थक्वेक, इसमें क्या रहते हैं, सिस्मिक वेव्स, जो वेव्स इसमें जिससे हमें पता चलता है एनर्जी जिससे रिलीज होगी, ठीक है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो होते हैं सिस्मिक वेव, राइट। देन फॉल्ट क्या होता है, ये जो शार्प ब्रेक है वो। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पर ये जो फोकस है, एपिसेंटर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले जो हमें पॉइंट मिलेगा अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक वेव जहां पर पहुंचेगी सबसे पहले सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, ठीक है, एपिसेंटर हम कहेंगे। और जहां से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कहाँ पर होंगे ये एक्टिविटीज, ये अर्थक्वेक कहाँ पर होता है, ऑब्वियसली लिथोस्फीयर में, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। देन अभी टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स के टाइप, ठीक है, अर्थक्वेक के नहीं, वेव्स के अभी पहले टाइप देखेंगे। ये जो वेव्स हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है, ये जो वेव्स आती है, वेव्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो है बॉडी वेव एंड अनदर इज सरफेस वेव। ओके, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। तो बॉडी वेव क्या होती है, ठीक है, बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। ठीक है, अभी इसमें ये ऐसे कुछ पॉइंट हमें नोट डाउन करने हैं, पॉइंट हमें इसे रिमेंबर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एनर्जी जहां से रिलीज होंगी, ठीक है, तो बॉडी वेव वहां से जनरेट होते हैं। सबसे पहले कहां से एनर्जी रिलीज होती है, फोकस से। ओके, सो बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, ठीक है, वहां से रिलीज होंगी मीन्स कहीं तो भी वो ट्रैवल करेंगी ना, मूव होंगी। ओके, सो इट मूव इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। जहां पर भी उसे जगह मिली जहां से वो ट्रैवल कर सकती है, सभी डायरेक्शन में वो मूव होती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे ये सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में ये ऐसे मूव होगी, ठीक है। हेंस नेम बॉडी वेव, इसलिए इसे कहते हैं बॉडी वेव, ठीक है। कहां से रिलीज होती है, ये कहां से जनरेट होती है, जहां से एनर्जी रिलीज होगी फोकस से, ठीक है। सो ये फोकस से जनरेट होती है एंड ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, ठीक है, थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई, सो हम इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी वेव। सो दिस इज अ बॉडी वेव। नाउ सरफेस वेव क्या होती है, सो सरफेस वेव, अभी इसका नाम ही है सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पे, क्रिस्टल पार्ट पे, अपर पार्ट में, ठीक है। सो बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव इज कॉल्ड एज अ सरफेस वेव। तो ये जो बॉडी वेव होती है, ये फोकस से निकल के आएगी, यहाँ पर हमने देखा ना, ये यहाँ पर देखो, यहाँ से ये ऐसे ये वेव्स, ठीक है, ऐसे
ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये सरफेस पर यहाँ पर ये पहुंचेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सरफेस पर पहुंची तो ये मीडियम यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, बहुत से ऐसे चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका चेंज हो जाएगा, ये वेव्स का जो फॉर्म है ये चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरफेस वेव। सरफेस पर आकर वो बॉडी वेव से इंटरेक्ट होती है। ओके, सरफेस वेव, द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक। सरफेस रॉक, ठीक है। सरफेस रॉक से बॉडी वेव जब इंटरेक्ट होती है तब एक न्यू सेट ऑफ वेव जनरेट करती है, दैट इज अ सरफेस वेव। एंड ये जो है सरफेस है, सरफेस वेव नाम ही इसका है, तो इट मीन्स ये कहां पर मूव होंगी, मूव अलोंग सरफेस, ठीक है। और ये कहां पर मूव होती है, बॉडी वेव कहां पर मूव होगी, अर्थ के अंदर, ठीक है, बॉडी ऑफ द अर्थ, ऑल डायरेक्शन में, राइट। सरफेस वेव कहां पर मूव होती है, सरफेस पर, अलोंग सरफेस, ठीक है। The velocity of the wave changes as they travel through material with different density. तो इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है। कब चेंज होगी, अगर वो अलग अलग मटेरियल में ट्रैवल करें, ठीक है। अलग अलग मटेरियल विथ उसकी डेंसिटी भी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज सॉलिड है, ठीक है, वहां से वो ट्रैवल करेंगी तो वहां से कुछ ऐसे 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 जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में हो सकता है ऐसे एकदम ऐसे चली जाए, ठीक है, ऐसे इसकी वेवलेंथ हो जाए, ठीक है। या फिर गैसेस, ठीक है, ये तो थोड़ा कम ही रहेगा, तो हो सकता है कि एकदम ऐसे जाए, राइट। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग डेंसिटी के साथ इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। सो द डेंसर द मटेरियल हायर इज द वेलोसिटी। ओके, ये डेंसर द मटेरियल हायर इज द वेलोसिटी। डेंसिटी जिस मटेरियल की ज्यादा रहेगी उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंज एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विथ डिफरेंट डेंसिटी। सो डायरेक्शन भी यहाँ पर चेंज होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, रिफ्लेक्ट हो या फिर रिफ्रैक्ट हो, ठीक है, व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विथ डिफरेंट डेंसिटी। डेंसिटी अलग अलग रही तो उससे डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये होगी बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। नाउ ये जो है टाइप्स ऑफ वेव हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी बॉडी वेव, सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव में अभी पी एंड एस ऐसे दो टाइप हमें देखने हैं, राइट। तो ठीक है, दिस वन टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। सो बॉडी वेव में दो टाइप्स आते हैं, एक तो पी वेव जिसे हम कहेंगे प्राइमरी वेव, ठीक, एक है पी वेव दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वेव, एंड और एक है एस वेव दैट इज सेकेंडरी वेव। ओके, प्राइमरी तो ये पहले आती है, सबसे फर्स्ट अराइव एट द सरफेस, और ये सबसे फास्ट मूव होती है, मूव फास्टर, एंड आर फर्स्ट अराइव एट द सरफेस। इसकी वजह से हम इसे कहते हैं प्राइमरी वेव। सो ये जो पी वेव होती है या फिर प्राइमरी वेव होती है, ये सिमिलर होती है साउंड वेव से, ठीक है। दीज आर सिमिलर टू साउंड वेव। और ये किसमें ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, ठीक है। ये पूरी स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, तो एग्जाम में अभी क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर देखो। तो स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं, सपोज स्टेटमेंट 1, ये जो पी वेव्स है, पी वेव ट्रैवल ओनली लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, ऐसा एक स्टेटमेंट आपको दे सकता है। ओके, और एक दो कोई स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं,
ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है? P wave travel only liquid and solid material. No, it is not correct क्योंकि ये गैसेस से भी ट्रैवल करती है। ठीक है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, तीनों मटेरियल से ये ट्रैवल करती है पी वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं छोटे छोटे। देन एस वेव, एस वेव क्या होता है? ऑब्वियसली ये इसके बाद ही आएंगी, प्राइमरी वेव के बाद। सो प्राइमरी वेव के बाद अगर आती है तो हम इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी वेव्स। सो these waves are also called as a secondary waves. So it arrive at the surface with some time lag. ठीक है, इसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही आती है, जिसे हम कहते हैं सरफेस। एंड important fact about S wave is that they can travel only through solid material. ठीक है, यहाँ पर P waves travel gaseous, liquid, solid. S waves travel only through solid material. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर सिस्मिक जो वेव्स होती है, ठीक है, तो उससे हम ये चेक कर सकते हैं एस वेव्स अगर किसी मटेरियल में ट्रैवल नहीं करती है, इट मीन्स या तो वो गैसियस है या फिर लिक्विड है। ठीक है, और ये जो पी वेव्स होती है, यहाँ पर ये जो गैसेस, लिक्विड या फिर सॉलिड मटेरियल में ये मूव करती है, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड यहाँ पर ये चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी या फिर ये जो स्पीड होती है ये भी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में कम, ऐसा हो सकता है, या फिर उल्टा। ठीक है, ऐसा ये चेंज रहेगी ना इसकी, राइट। तो उसकी वजह से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ठीक है, मूव बैक टू एस वेव। सो एस वेव जो है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एस एंड पी दोनों। सो ये जो सरफेस वेव होती है, सरफेस वेव आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सबसे पहले क्या आएगी? ऑब्वियसली पी वेव, उसके बाद आएगी सरफेस वेव। और सरफेस वेव जो होती है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव एंड दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। रॉक्स एकदम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले सपोज देखा तो ऐसा था, फिर बाद में ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस कोलैप्स स्ट्रक्चर्स अकर। जो भी स्ट्रक्चर है वो सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट, ठीक है, टूट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एस वेव जो है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। सो दोनों में से ये दोनों का भी यहाँ पर कंपैरिजन दिया है, पी एंड एस वेव का। सो सिस्मोग्राफ पे ये कुछ ऐसे दिखती है, पी वेव, एस वेव। ठीक है, सो पी वेव जो होती है ये इसका डायरेक्शन, ठीक है, एस वेव ये ऐसे। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है क्या हुआ है यहाँ पर, देखो क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये ऐसा पूरा ऐसा चेंज हो गया यहाँ पर ये। तो ये जो है क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज एक्सपांशन। और ये यहाँ पर ये से पास आ रहे हैं ना कुछ, ठीक है, कॉम्प्रेशन। ठीक है, सो कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, ये हमें कहाँ पर दिखाई देंगे? ये हम देख सकते हैं पी वेव्स में। ओके, तो इस जैसे ये मूव करती है पी वेव्स, तो ये कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, दिस इज एक्सपांशन, दिस इज कॉम्प्रेशन। ठीक है, एक्सपांड मीन्स ये ऐसे दूर हो रहा है, एक्सपांड। ठीक है, कॉम्प्रेस मीन्स दिस इज अ कॉम्प्रेशन। ठीक है, जो भी मटेरियल ऐसे दूर हो रहा है मीन्स एक्सपांड हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है मीन्स और ज्यादा पास आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है ये बाकी का जो है यहाँ पर ये अनडिस्टर्ब मटेरियल, इट मीन्स ये इसका जो इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दिख सकते हम। ठीक है, और एस वेव में ये क्या है, ये यहाँ पर ऐसे ये
पूरा ये डिस्ट्रक्टिव हुआ है, सब कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है ये मटेरियल। ठीक है, ये अंदर का मटेरियल हम देख सकते हैं सभी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पर ये वेवलेंथ भी हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पी वेव में नहीं है। ठीक है, तो ये जो पी वेव होती है, ठीक है, अभी इसका प्रोपोगेशन देखते हैं, मीन्स इसका मूवमेंट देखते हैं। प्रोपोगेशन मीन्स ये मूव कैसे होती है वो देखते हैं। सो पी वेव और एस वेव ये जो मूव होती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मैनर से। सो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर। जैसे कि ये पी वेव है, पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अभी इससे भी बहुत से स्टेटमेंट बनते हैं। पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये जो डायरेक्शन है इसके ऐसे पैरेलल ही जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ऐसे पैरेलल ही जा रही है ऐसे वेव्स की। और यहाँ पर ये वेव डायरेक्शन, ठीक है, ये भी ऐसे ऐसे ही जा रहा है ना, ये सीधा ही, तो ये पैरेलली ये मूव हो रहा है। ओके, और एस वेव जो है वो पैरेलल है क्या? नहीं है। एस वेव कैसे मूव होते हैं? परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर एस वेव ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल में ऑलमोस्ट होता है। तो पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। सो इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर रिलीज होता है, ओके, ऑन मटेरियल इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन वहां से वो जहां से मूव करता है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द मटेरियल इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है मटेरियल्स में। ओके, तो इसकी वजह से स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल मीन्स एक्सपांडिंग एंड ये कॉम्प्रेशन जो होता है, ओके, एक्सपांडिंग एंड कॉम्प्रेशन मटेरियल का होता है पी वेव्स में। और एस वेव जो होते हैं इसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं, पर एस वेव्स क्या होते हैं? एस वेव्स परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। तो एस वेव्स में ये जो ऐसे हमने देखा है ऐसे 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 मूव हो रहा था ना, ठीक है, तो ये जो क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड एज अ ट्रफ एंड क्रेस्ट, ओके, इन मटेरियल थ्रू विच दे पास। सो सरफेस मटेरियल आर कंसिडर द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। ओके, सरफेस मटेरियल कंसिडर मोस्ट डैमेजिंग वेव, और इसमें क्या क्रिएट होता है? ट्रफ एंड क्रेस्ट, जो पी वेव्स में नहीं है। तो इस पर भी बहुत से ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो इट इज अबाउट अर्थक्वेक वेव। नाउ नेक्स्ट इज, इसी का आगे का पार्ट है शैडो जोन, एमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। तो शैडो जोन क्या होते हैं? शैडो जोन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, ये अभी हम देखने वाले हैं। सो अर्थक्वेक वेव गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ। ठीक है, हम इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक है, अलग अलग लोकेशन से, ठीक है, एट फार ऑफ द लोकेशन। However, there exists some specific area where the waves are not reported. अभी अर्थ है, सभी जगह पर तो ये वेव्स हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ एरियाज है हो सकते हैं जहां पर हमें ये वेव्स सिस्मोग्राफ से वेव्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ जगह से हम नहीं कर सकते। तो जहां से हम ये वेव्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते या फिर जहां से इसकी रिपोर्टिंग हमें नहीं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? शैडो जोन। Okay, such a zone is called as a shadow zone. Exist of some specific area where waves are not reported. It is called as a shadow zone. जहां पर ये जो सिस्मोग्राफ से जो हम वेव जो रिकॉर्ड करते हैं जहां पर रिकॉर्ड नहीं हो पाती है उस जोन को हम क्या कहेंगे? शैडो जोन। Okay, so the study of different event reveal that each earthquake there exists altogether different shadow zone. अर्थक्वेक आया तो उसके साथ ये शैडो जोन भी रहेंगी, ओके, डिफरेंट। इट इज ऑब्जर्व दैट द सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट डिस्टेंस विद इन, अब ये डिग्री में दिया है 105 डिग्री फ्रॉम द ईपी सेंटर। डिग्री में क्यों दिया है? क्योंकि अर्थ हम कंसिडर करते हैं ना ऐसे 360 डिग्री का, ठीक है, राउंड। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन
105 from epicenter recorded the arrival of P and S wave. तो यहां से ये सिस्मोग्राफ लोकेट करता है at any distance within 105 okay from any distance. So however the seismograph located beyond 100 and 145 from the epicenter record arrival of P wave but not S wave. तो यहां से सिस्मोग्राफ लोकेट करता है बियॉन्ड 145 epicenter से अगर हम देखें तो पी वेव ही वहां से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ओके एस वेव नहीं ठीक है देखते हैं अभी डिटेल में जोन between 105 and 145 from the epicenter was identified as a shadow zone for both type of wave ठीक है पहले यहां पर देखते हैं अभी तो ये जो है पी वेव शैडो जोन और यहाँ पर ये एस वेव शैडो जोन तो ये जो शैडो जोन होते हैं ठीक है यहाँ पर ये जो एरिया है इसलिए पी वेव शैडो जोन ठीक है तो ये पी वेव वाला जो है तो 105 जो अभी हमने पढ़ा एंड 145 यहाँ पर डायरेक्टली पी वेव्स नहीं आते दोनों साइड से ठीक है ये थोड़ा बहुत कहीं 103 भी लिया है ठीक है तो ये थोड़ा बहुत चेंज होता है तो ये जो जोन है ये वाला ये दिस इज अ शैडो जोन यहाँ पर पी वेव नहीं पहुंच पाते हैं ठीक है सिमिलरली ऐसे ही एस वेव में भी होगा जहां पर एस वेव नहीं पहुंच पाएंगे वो आ जाएगा उसका शैडो जोन ठीक है अभी तो बस पहले पी वेव देखते हैं तो ये इसका हम कहते हैं शैडो जोन ठीक है तो ये पूरा यहां से 105 मीन्स यहाँ पर ये पी वेव ऐसे देखो ये ट्रैवल करते हैं और डायरेक्शन ऐसे ठीक है ये यहाँ पर चेंज हो गया इसका डायरेक्शन ओके देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया यहाँ पर ये फिर से डायरेक्शन चेंज होगा तो ये क्यों होता है क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल यहाँ पर डिफरेंट है ठीक है यहाँ पर ये सॉलिड है फिर लिक्विड है ठीक है फिर या फिर गैसेस भी हो सकता है फिर लिक्विड फिर सॉलिड इसकी वजह से क्या होता है ये चेंज होता है ठीक है सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड तो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है सेम जो एस वेव है एस वेव शैडो जोन ठीक है यहाँ पर अभी अर्थक्वेक आया ठीक है इसकी वजह से क्या होता है ये जो है ये वाला पूरा एरिया ठीक है 105 यहाँ से लेके यहाँ तक तो यहाँ पर एस वेव रिसीव नहीं होती है डायरेक्टली ओके मीन्स यहाँ पर एस वेव पहुंच नहीं पाती है ठीक है तो ये हो गया शैडो जोन इसका ओके एस वेव का शैडो जोन बहुत बड़ा है ओके ये शैडो जोन है पी वेव का तो ये अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा यही है ठीक है सिस्मोग्राफ से हम लोकेट करते हैं जहां पर ये पहुंच नहीं पाते वेव्स उसे हम कहते हैं शैडो जोन ठीक है ये कहां से रिकॉर्ड होता है 105 ओके और पी वेव 105 एंड 145 के बीच में हम ये पी वेव एस वेव उसके बाद हम नहीं देख सकते ठीक है इसके बीच में 105 एंड 145 के बीच में पी वेव्स हम नहीं देख सकते ठीक है सो द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव वाला एस वेव ये पूरा जोन जो है ये रिसीव नहीं होता है यहाँ पर एस वेव शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव बहुत बड़ा है एस वेव का शैडो जोन पी वेव से ओके सो द शैडो जोन ऑफ पी वेव अपीयर एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर ठीक है ये शैडो जोन ये वाला हम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट only larger in extent but it also little over 40% of the earth surface ठीक है तो ये बहुत बड़ा तो है अर्थ के ये 40% भी आता है शैडो जोन एस वेव का तो ये हो गया शैडो जोन अबाउट पी एंड एस वेव ओके तो इससे हमें पता चलता है कि पी वेव कहाँ पर ट्रैवल करती है एस वेव कहाँ पर ट्रैवल कर सकती है तो एस वेव कहाँ पर ट्रैवल करती है इस टाइप के मटेरियल में सॉलिड और पी वेव
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस आल्सो। तीनों मटेरियल में पी वेव ट्रैवल कर सकती है। एस वेव ट्रैवल ओनली इन सॉलिड फॉर्म या फिर सॉलिड मटेरियल, लाइक दिस। सेम ये कलर फॉर्म में है बस, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे देख सकते हैं, दिस इज अ शैडो जोन। यहाँ पर ये इसका शैडो जोन, ठीक है, एस वेव का, पी वेव का। ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये थोड़ा से हर एक बुक में अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी के ही अलग अलग वर्जन में ये चेंज है थोड़ा थोड़ा, या फिर अलग अलग सोर्सेस से ये थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा, कहीं पर ये 102 दिया है, कहीं पर 103 दिया है, कहीं पर 145 है, 142 है, ये थोड़ा बहुत इससे ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये शैडो जोन किसकी वजह से होते हैं? ये जो वेव्स है ये इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, मीन्स ये वहां तक नहीं पहुंच पाती है जिस जोन में, उसे हम कहते हैं शैडो जोन। तो वहां पर ये शैडो जोन ऐसे क्रिएट होती है या फिर जनरेट होती है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। सो अभी हमने वेव्स के टाइप देखे, नाउ अर्थक्वेक के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक ये देखो, पहले तो अब ये ओशन वाला एरिया है, ठीक है। ये और भी ज्यादा हम डिटेल में जब ये प्लेट टेक्टोनिक वाला जब हम देखेंगे ना, उसमें ये और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अब बस अर्थक्वेक के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो है ओशन वाला पार्ट है, ठीक है, लैंड वाला पार्ट, और ये इसके अंदर ये जो है पूरा ये मेंटल या फिर ये मैग्मा ऐसे ये मूव हो रहा है, ओके। तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, यहां से ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये यहाँ पर ये ऐसे पास आ रहा है, यहाँ पर ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ओके, डाइवर्ज मीन्स दूर जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ऐसे ये फॉल्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, ओके। फॉल्ट क्रिएट होने से क्या होगा, फॉल्ट मीन्स ये ब्रेक हो गया ना, तो इसकी वजह से ये जो मैग्मा है अंदर का ये ऊपर आ जाएगा, राइट। और ये भी तो ऐसा पूरा शेक हो रहे है ना, ये बॉडी, ये वाला जो पार्ट है अर्थ का, ये सरफेस, ये पूरा शेक होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अभी यहाँ पर भी सेम वैसे ये ऐसे पूरा ये ऐसे शेक हो रहा है, ये टूट रहा है कुछ पार्ट इससे, कि ये मैग्मा, ये लावा यहाँ से ऐसे ये बाहर निकलता है। ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जन, ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इट मीन्स इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जन। अगर इसका अपोजिट होता तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जन, ओके। और यहाँ पर देख लो, अभी अर्थक्वेक के जो अलग अलग टाइप के हैं, अर्थक्वेक जो आते हैं, कहीं पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, कहीं पर थोड़ा सा मेजर होता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर, ये जो अर्थक्वेक का ये जो स्केल है, ओके, 0 to 7 या फिर 7 से ऊपर, ठीक है, ऐसे ये जो स्केल हम जो मेजर करते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट तो सभी जगह हो रहा है, ओके। और यहाँ पर हमें अभी क्या देखना है, ये जो प्लेट होती है, कि क्रस्ट, और के ये जो प्लेट है ना, इस कॉल्ड एज अ क्रस्ट, ये ऐसी जो पूरी जो सॉलिड लेयर की जो प्लेट है, ओके, प्लेट जिसे हम कहते हैं, ओके, क्रिस्टल प्लेट। तो प्लेट ये सभी जगह अर्थ पर ऐसे एक जैसी नहीं है, ठीक है। ये अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें पूरे अर्थ की, तो ये ऐसे ज्वाइन हुआ है, ये जो प्लेट होती है ऐसे बहुत सी जगह पर ये ज्वाइन हुई है, ठीक है। इट मीन्स इसका मूवमेंट चल रहा है, कहीं पर टूट रहा है, कहीं पर ज्वाइन हो रहा है, ओके। तो जहां पर ये ऐसे अलग अलग हो रहा है, ये दूर हो रहा है, ओके, वहां पर भी अर्थक्वेक आएंगे, ओके। यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जहां पर ये ऐसे सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी शेक होगा, यहाँ पर भी मूवमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन होगा कुछ तो, ओके, यहाँ पर भी कुछ तो डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ तो टूटेगा, कुछ तो नया जनरेट होगा, ठीक है। मीन्स अर्थक्वेक यहाँ पर भी आएंगे, अर्थक्वेक यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। और एक होता है
इस टाइप के भी प्लेट हो सकती है। ठीक है, एक जाएंगी, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, तो इसे हम कहते हैं, ये जो है इस टाइप के जो प्लेट होते हैं, जो मूवमेंट इस टाइप का जो प्लेट का होता है, इसमें सबसे कम, वेरी लेस, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पर भी अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऐसे ये अर्थक्वेक इससे होते हैं। तो जो टाइप होते हैं अर्थक्वेक के, द मोस्ट कॉमन टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अभी ये जो हमने देखा, ये प्लेट, ओके, प्लेट टेक्टोनिक, ओके, इसकी वजह से। तो ये प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इस पर ये पूरा एक चैप्टर है, ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट कुछ क्लास में देखेंगे ये प्लेट टेक्टोनिक और डिटेल में, ये उसमें तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, so the most common one are tectonic earthquake. These are generated due to sliding of rock along fault plane. ये जो रॉक होते हैं, स्लाइड होते हैं, टूटते हैं, कि उसकी वजह से ये होता है। okay? अगर दो प्लेट रही उस पर कुछ तो ये, ठीक है, तो ये टूटेगा ना कुछ, तो यहाँ पर जो भी है, बिल्डिंग वगैरह जो भी है, वो सब कुछ टूट जाएगा। यहाँ पर स्लाइडिंग ऑफ रॉक, ठीक है, ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, ओके, और फॉल्ट वहां पर क्रिएट होगा ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, एक है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, इसका टाइप। देन और एक होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक मींस ऑब्वियसली जो वोल्केनो की वजह से हुआ है। ओके, so special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as a volcanic earthquake. Okay, so जो भी एक्टिव वोल्केनो होते हैं, एक्टिव मीन्स जो कुछ समय के बाद जिसमें से ये लावा मैग्मा ये ऐसे बाहर आता है वोल्केनो से, वो होते हैं एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो उसकी वजह से ये अर्थक्वेक होता है बहुत से बार। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ वोल्केनिक अर्थक्वेक। ठीक है, तो एक हो गया ये टेक्टोनिक, दूसरा हो गया ये वोल्केनिक। नाउ और एक रहता है जिसे हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, और एक रहता है कोलैप्स अर्थक्वेक। तो ये मोस्टली ये मैनमेड एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है या फिर होता है। जैसे कि सपोज माइनिंग एक्टिविटी है। ठीक है, माइनिंग की वजह से क्या होता है, हम माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो अर्थ का जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो टूट जाता है। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा थीन हो जाता है। ओके, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ओके, तो ऐसे ये कुछ रूमर्स है, माइनिंग रूमर्स, ओके, कॉजिंग माइनिंग रूमर्स, जिसकी वजह से ये होता है, माइनिंग की वजह से या फिर मैनमेड एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, दैट इज अ कोलैप्स अर्थक्वेक। नाउ और एक होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। सो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होता है, ग्राउंड शेकिंग may also occur due to the explosion of chemical nuclear device. Okay, तो ये जो एक्सप्लोजन होता है, ओके, कई बम बम वगैरह, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर डिवाइस, जो उसका जो एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से ग्राउंड शेक होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक होता है, इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ओके, the next is earthquake that occur in the area of large reservoir are referred as a reservoir induced earthquake. ठीक है, earthquake that occur in the area of large, जहां पर large reservoirs होते हैं ऐसे, वहां पर भी ये होता है, तो उसे हम कहेंगे reservoir induced earthquake। पर अर्थक्वेक एक्चुअली किसकी वजह से होता है, ये जो अर्थ के अंदर जो ये मैग्मा जो मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी वजह से ये जो प्लेट होती है ऊपर की, ये इनका मूवमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। ये सभी इसके सपोर्टिव जो एक्टिविटीज होती है, और ये इसकी वजह से हमने अलग अलग इसे नाम दिए हैं। ठीक है, टेक्टोनिक है, देन वोल्केनिक है, ये प्लेट की मूवमेंट की वजह से, वोल्केनिक वोल्केनो की वजह से, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से कोलैप्स, फिर ये कुछ केमिकल्स जो यूज करते हैं और उसकी वजह से एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, एंड रिजर्वायर्स, ओके, लार्ज रिजर्वायर्स की वजह से। तो ये जो डिफरेंट अर्थक्वेक होते हैं उस पर ये इसके अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये और एक टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अर्थक्वेक का। यहाँ पर भी ये ऐसा फ्रिक्शन होगा ना, ये जब ऐसे ये मूव होती है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये शेकिंग तो होगा ऑब्वियसली।
नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। सो अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ शॉक। जो भी ऐसे शॉक या फिर शेक होती है ये अर्थ, ओके, तो मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी ऑफ शॉक उससे ये रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, स्केल होता है उससे, ओके। मैग्नीट्यूड स्केल जिसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ रिचर स्केल। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज अ रिचर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। अर्थक्वेक जब आता है उसके वक्त जब मैग्नीट्यूड, ये एनर्जी जब रिलीज होती है, ओके, ये तब हम यहाँ पर ये मेजर कर सकते हैं इस स्केल से, रिचर स्केल। और ये रहता है जनरली 0 to 10, ठीक है। अभी मैंने 0 to 7 लिखा था, तब तक ये थोड़ा नॉर्मल रहेगा, 6 तक ही एक्चुअली, 6 के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ओके। तो ये अलग अलग इसका मेजरमेंट होता है। मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेसिंग नंबर 0 to 10 तक ये रहती है। और एक इंटेंसिटी स्केल रहती है जिससे हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज अ मर्कैली, ओके। मर्कैली एक और है जो इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट ने ये डिजाइन की, उसके नाम पर ये रखी है, ठीक है, मर्कैली। एंड द इंटेंसिटी स्केल टेक इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। सो इंटेंसिटी हम इससे ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डैमेज कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और ये जो इंटेंसिटी स्केल होती है ये 1 to 12 तक इसका रेंज है। मैग्नीट्यूड स्केल का 0 to 10 तक और इंटेंसिटी का 1 to 12 तक। वैसे हम ये मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, रिचर स्केल एंड दिस इज अ मर्कैली दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। तो अभी इफेक्ट तो इसके क्या क्या होंगे पता है हमें, बहुत से इसके इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्राउंड शेकिंग होता है, ठीक है, सब डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सुनामी भी आते हैं कभी कभी, फायर, सुनामी, फ्लड, ओके, ग्राउंड डिस्प्लेस होता है, एवेलांचे जो बर्फ में जो तूफान आते हैं उसे, ठीक है, सभी ये सॉलिड या फिर ये जो लैंड होता है मड, ओके, ग्राउंड सेटलमेंट, ये सभी ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके, सब कुछ स्ट्रक्चर जो है सभी ये कोलैप्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स गिरने लगते हैं, ओके, ग्राउंड लर्चिंग, ठीक है, ये सभी इसके इफेक्ट है अर्थक्वेक के, ओके, बहुत से इसके इफेक्ट होते हैं डिस्ट्रक्टिव से। So these are the effect of earthquake. So please do like, share and subscribe. अगर आपको इस पर कुछ MCQs या फिर क्विज सॉल्व करनी है, ओके, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं क्विज या फिर MCQs on our app. Okay, so you can download the app DN Sparkle Academy from Play Store. वहां पर आप ये ऐप डाउनलोड करके वहां से आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। आपको वहां पर नोट्स भी मिलेंगे, इसके मटेरियल्स, नोट्स मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।